जनरल लोगों का क्वेश्चन होता है जो ओरल कैंसर जो होता है उसके क्या रीजंस होते हैं, वो कैसे होता है और उसे कैसे क्योर किया जा सकता है। सबसे पहले बात तो ये कि वो हुआ कैसे। कि मुंह में अगर कोई इरिटेशन हो रहा है, सपोज करिए कि आपके दांत में कोई दिक्कत है बट आपको पेन नहीं हो रहा है और वहाँ पे आपके कुछ शार्प एज हो गया है दांत में, कि वैसे कभी कभी पेशेंट की जीभ कटने लगती है और वो जीभ जब कटती है धीरे धीरे वहाँ पे अल्सर में डेवलपमेंट हो जाता है। एक पेशेंट था हमारा, इवन कि आप 2 साल पहले वो मुझे दिखाने आया था। उसने बोला डॉक्टर साहब मुझे दांत में ऐसे कीड़ा लगा हुआ है, तो हमने उनको ट्रीटमेंट बताया। तो उनको लगा डॉक्टर साहब महंगा है ट्रीटमेंट काफ़ी, तो उसने उसको नज़रअंदाज किया। फिर वो पेशेंट 2 साल बाद आया, जीभ में काफ़ी अल्सर था, हमने उसका बायोप्सी कराया तो फिर उसको कैंसर डायग्नोस। अल्सर है और काफ़ी लंबे टाइम से, तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। हमारी बॉडी का ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ व्यूअर्स को भी, स्टार्ट वो मुंह से हुआ था बट वो बॉडी में कहीं भी जाता है, वो आपका कैंसर में कन्वर्ट नहीं होगा। जो पेस्ट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ब्रश होना चाहिए। तो ब्रश के साथ क्या है कि जो ब्रिसल्स हैं हमारे सब जगह घूम के वो आता है। फिर कि यार अब बताओ क्या करना है। ओरल हेल्थ की बात करूं तो क्या ये हमारी जो हार्ट की जो हेल्थ है या डायबिटीज़ पे भी अटैक कर सकती है? हाँ, देखिए डायबिटीज़ बीपी जो है ये पूरा रिसर्च हुआ है इस पर। अगर आपका ओरल हेल्थ अच्छा नहीं है तो आप डायबिटीज़ की तरफ जा सकते हैं, बीपी के पेशेंट हो सकते हैं, ठीक है। इवन कि कई पेशेंट को पेन जब डेंटल पेन जब अपने हाई लेवल पे होगा, जब डेंटल पेन दांत की वजह से कान में, सर में, आँख में और नीचे नेक में भी जा सकता है। ये कह के बेच रहा है कोई चीज़ कि इस पेस्ट से सारी चीज़ें ठीक हो जाए। मैं आपको डेंटिस्ट्री का एक बिल्कुल सच बताना चाहूँगा कि नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज जो हमारे साथ जुड़े हैं वो एक ऐसे विशेषज्ञ हैं, अगर मैं उनकी बात करूं कि वो हर एक व्यक्ति की मुस्कान को परफेक्ट बनाते हैं। क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं डेंटिस्ट डॉक्टर सत्येंद्र कुमार यादव जी। अगर मैं बात करूं, क्योंकि देखिए जो हमारी डेली की जो लाइफ है उनमें जो हमारे ओरल हेल्थ पर जो असर पड़ता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और हमारी दांतों की देखभाल कैसे की जाती है। बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस रहेंगे लोगों के कि हमें ब्रश किस तरीके से करना चाहिए। तो आज की चर्चा में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि हमें अपनी आदतों को कैसे चेंज करना चाहिए और क्या आदतें हमें अपनी डेली ऐड करनी चाहिए। तो हम स्वागत करते हैं सत्येंद्र जी का। कैसे हैं सत्येंद्र जी आप? थैंक यू भारती जी, मैं अच्छा हूँ, आप बताइए कैसी हैं? मैं एकदम बढ़िया। बहुत बहुत स्वागत है कि आप यहाँ आए, और एक नॉर्मल लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं मैं वही आपसे पूछना चाहूँगी कि ये प्रॉब्लम्स होती क्या है और हमें क्या आदत ऐड करनी चाहिए और क्या आदत छोड़नी चाहिए। बिल्कुल, तो आज चर्चा शुरू करते हैं इस पर। तो सबसे पहला जो मेरा एक जनरल लोगों का क्वेश्चन होता है जो ओरल कैंसर जो होता है उसके क्या रीजन्स होते हैं, वो कैसे होता है और उसे कैसे क्योर किया जा सकता है। सबसे पहले बात तो ये कि वो हुआ कैसे। हाँ देखिए, जो सबसे आपने पहली बार में जो बात पकड़ी ओरल कैंसर की, जैसे कि भाई होता है, सबको पता है कि जो भी हमारी बैड हैबिट्स हैं उनकी वजह से ओरल कैंसर होता है। गुटखा हो गया, सिगरेट हो गया है, हम उनको यूज कर रहे हैं तो वहाँ से ओरल कैंसर हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं कि आपके मुंह में अगर कोई इरिटेशन हो रहा है, सपोज करिए कि आपके दांत में कोई दिक्कत है बट आपको पेन नहीं हो रहा है और वहाँ पे आपके कुछ शार्प एज हो गया है दांत में, तो उसकी वजह से कभी कभी पेशेंट की जीभ कटने लगती है और वो जीभ जब कटती है धीरे धीरे वहाँ पे अल्सर में डेवलपमेंट हो जाता है। एक पेशेंट था हमारा, इवन कि आप 2 साल पहले वो मुझे दिखाने आया था। उसने बोला डॉक्टर साहब मुझे दांत में ऐसे कीड़ा लगा हुआ है, तो हमने उनको ट्रीटमेंट बताया। तो उनको लगा डॉक्टर साहब महंगा है ट्रीटमेंट काफ़ी, तो उसने उसको नज़रअंदाज किया। फिर क्या किया कि उसके दांत में एक शार्प है, उसकी जीभ को लगातार काटता रहा। फिर वो पेशेंट 2 साल बाद आया, जीभ में काफ़ी अल्सर था, हमने उसका बायोप्सी कराया और फिर उसको कैंसर डायग्नोस हुआ। तो कैंसर के रीजंस जो सबको पता है कि भाई वो तो हो ही रहा है, बीड़ी सिगरेट गुटखा होगी वो तो लगा के भी दे रहे हैं, तब भी लोग खा रहे हैं। तो इसके अलावा कुछ इरिटेशन जो माउथ में है, कि सपोज करो आपके मुंह में अगर अल्सर है और काफ़ी लंबे टाइम से, तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, तो मतलब उसके सिम्टम्स जो हैं हमें पहले से ही पता चल जाते हैं बट हम ध्यान नहीं देते। हाँ नहीं, सिम्टम्स का ये है कि ओरल कैंसर एक इकलौता ऐसा कैंसर है जो आपको बता सकता है पहले ही। ओके, हमारी बॉडी का ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ व्यूअर्स को भी, कि हमारी बॉडी में कुछ और भी कैंसर होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपको किडनी कैंसर हुआ, कोई गॉल ब्लैडर कैंसर हुआ, तो जब आपको पता चलेगा आम आदमी को, तब तक
चीज़ें निकल चुकी होंगी हाथ से। बट ओरल कैंसर के साथ ये होता है कि आपको पता चल सकता है 5 to 10 ईयर्स पहले कि आपको कैंसर हो सकता है। ये कंडीशन कहलाती है हमारे उसमें प्री कैंसरस कंडीशन। ये इकलौता ओरल कैंसर के साथ होता है। कैसे होगा? सपोज करिए कि आपके मुंह में कोई बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, ठीक है। पेशेंट आएगा, डॉक्टर साहब मुझे ना कुछ मिर्च मसाले ज्यादा लगते हैं। हमने उनका हिस्ट्री लिया तो पेशेंट की मैं 10 साल से सिगरेट पी रहा हूँ या गुटखा खा रहा हूँ जी। तो फिर उसको जब डायग्नोसिस किया, बट अभी कैंसर नहीं हुआ है, तो अगर आपके गाल में कहीं पर भी वाइट पैचेस, सफेद पैचेस दिखाई दे रहे हैं, पेशेंट हिस्ट्री दे रहा है कि साहब उसको मिर्च मसाले लगते हैं, तो इस कंडीशन को प्री कैंसरस कंडीशन, ठीक है। वो वहां गया, फिर डॉक्टर ने उसको देखा, अच्छा उसको डॉक्टर मिला, तो अगर उसने अपनी हैबिट छोड़ी, ठीक है, तो वो ठीक हो सकता है, वो आपका कैंसर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक सिर्फ दांत में कि आपको पहले ही पता चल रहा है कि यार अभी आप अपनी हैबिट स्टॉप कर लो तो आप उस बड़ी चीज से बच सकते हैं। तो ये सिर्फ ओरल कैंसर के साथ होता है। जैसे आपने बताया व्हाइट कलर के पैचेस हो जाते हैं, तो उसे हम लोग जनरल लैंग्वेज में छाला जैसे बोलते हैं, आई थिंक। नहीं, छाला एक अलग चीज है। वाइट पैचेस, सपोज करो कोई भी पान मसाला चबा रहा है तो वो पान मसाला एक जगह रखेगा यहाँ पे, तो जब वो लगातार एक ही जगह रख रहा होगा तो यहाँ पे वाइट पैचेस बन जाएंगे। इसके अलावा ये तो भी गुटखे स्मोकर्स, अगर आप कोई देखेंगे, कोई चैन स्मोकर्स है 10 या 20 सिगरेट वो रोज पी रहे हैं, तो उनके ऊपर ये जो पैलेट होता है हमारा तालू, वहां पे आपको एक लेयर दिखाई देगी जो वाइट होगी। तो ये जो वाइट पैचेस हैं ये कन्वर्ट होंगे जाके कैंसर में। ये रीजन होता है। ठीक है। तो इससे जैसे आपने बताया होता कैसे, इसके बारे में तो लोग जहाँ तक मुझे समझ ही रहे होंगे। इससे क्योर कैसे किया जा सकता है, इससे बचा कैसे जा सकता है? हाँ देखिए, जहाँ तक कैंसर के क्योर की बात है तो एक बार अगर कैंसर हो गया तो उसके क्योर के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। जैसे मैंने भी पहले डिस्कस किया कि प्री कैंसर कंडीशन, भाई आपको पता चल रहा है कि यार मुझे कैंसर हो सकता है, तो तब अपनी हैबिट्स छोड़ दो। सपोज करो आप गुटखा ले रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं, तो आपने उसको स्टॉप किया। कुछ चीजें डॉक्टर ने बताई कि भाई पानी ज्यादा पीजिएगा, अगर आप वाटर इनटेक अच्छा रखते हैं, उसके बाद खाना अपना हैबिट चेंज, तो आप उन चीजों से बच सकते हैं। लेकिन कैंसर अगर एक बार हो गया तो भाई हम क्या करेंगे? आजकल आप लोग देखते हो, मूवीज देखने जाते हैं, मुकेश का एक ऐड आता है, वही कैंसर हुआ तो हमने आपका जबड़ा काट दिया या जीभ काट दी। बट ओरल कैंसर के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कैंसर 2 तरीके के होते हैं, एक बिनाइन, एक मैलिग्नेंट। तो थोड़ा सा उसको इजी हम कर देते हैं कि जो ओरल कैंसर है, स्टार्ट वो मुंह से हुआ था, बट वो बॉडी में कहीं भी जा सकता है। ये चीज जो है लोगों को नहीं पता है। भाई मुंह में हुआ, सपोज करो आपको कैंसर हो भी गया, मैंने किसी पेशेंट का हमने किया और बायोप्सी किया, कैंसर आ गया, हमने उसका जबड़ा कट कर दिया, उसके बाद भी बहुत दिक्कतें उसको होंगी, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो कहीं और बॉडी में ना गया। क्योंकि मैंने आज तक इनकी 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है प्रैक्टिस का, सीनियर्स भी हैं हमारे, कोई पेशेंट जिसको कैंसर हुआ हो मैंने 5-6 साल से ज़्यादा उसको सर्वाइव करते हुए नहीं देखा है। अभी ऊपर वाला है, किसी को ज़्यादा भी लग सकता है। तो ये चीज़ है कि कैंसर तो क्योर नहीं हो सकता है, बट प्री कैंसर कंडीशन है। अगर आपकी हैबिट्स हैं और आपको लग रहा है कि भाई मेरा मुंह कम खुल रहा है, मुझे जलन हो रही है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और जो वो एडवाइस दे रहा है कि आप अपनी हैबिट्स को स्टॉप करें और इसको आप। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको डॉक्टर पहले से ही उस चीज़ के लिए अवेयर कर रहा है कि भाई इस चीज़ को रोक दो, तो वो चीज़ ना होगी। क्योंकि आपने बताया कि जो तम्बाकू खाते हैं उनको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक मेरा ये, जो लोग तम्बाकू सिगरेट नहीं लेते हैं, क्या उनको भी कैंसर हो सकता है? हाँ भारती जी, बिल्कुल। जैसे कैंसर भाई गुटखे का तो सबको पता है, बट हमने क्या बताया कि कोई पेशेंट है, उसके दांत में कोई बीमारी हुई, एक कैविटी हुई, कैविटी क्या करी कि दांत में आपके गड्ढा कर दिया। जब दांत में गड्ढा किया तो दांत डैमेज होगा थोड़ा सा। जब दांत डैमेज होगा तो वहां कुछ एक नुकीला सा शार्प एज बन गया, वो लगातार आपको इरिटेट कर रहा है आपके गाल पे या आपकी जीभ पे, बट आपको पेन नहीं हो रहा। एक्चुअली मेन चीज क्या है कि हमें पेन होगा तब तो डॉक्टर के पास जाएंगे। हल्का फुल्का पेन हुआ तो आप कोई भी अल्सर का ट्यूब लगा लिया, बट वो लगातार एक जगह जब ट्रॉमा करता रहा तो वो कन्वर्ट होगा अल्सर में, वो अल्सर जाके कन्वर्ट होगा कैंसर में। तो सबसे बड़ी चीज लोग जो नजरअंदाज करते हैं कि कोई भी डेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है, तुरंत जाके डॉक्टर से मिलना होता है, रूट कनाल करना या निकालना है, बट वो जो कॉज है वो खत्म होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मतलब अवेयर होना चाहिए कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एक बार डॉक्टर से। हाँ, अवेयरनेस का जो है वो सबसे ज्यादा है कि हम अवेयर नहीं हो पाते हैं, खासकर डेंटल प्रॉब्लम्स के लिए या ओरल हेल्थ के लिए। तो वो अवेयरनेस का थोड़ा सा है कि लोग इसके लिए अवेयर हो तो वो बचा जा सकता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, एक जो नॉर्मल कहते हैं टेंशन सबसे बड़ा एक कारण होती है हर चीज का, क्या जो ये ओरल कैंसर है ये टेंशन से हो सकता है क्या?
हाँ देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। स्ट्रेस से भी कैंसर होता है, ठीक है। तो उसको एक वर्ड लाइकन प्लेनस उसको बोलते हैं। तो उसमें भी क्या होगा, वाइट पैचेस हो जाते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा लाइकन प्लेनस को जो है पॉसिबिलिटी फीमेल में ज़्यादा देखा गया है, ये भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। और इसके पीछे एक बड़ा अच्छा एक स्टोरी है कि एक पेशेंट थे, एक सीनियर है हमारे, मैं सर के पास एज इंटर्न था, तो एक पेशेंट उनके पास आते थे, तो उनकी मदर थी, तो बिल्कुल बढ़िया, लाइफ में कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं, और वो उनकी ओरल कैविटी में हमें मुंह में लाइकन प्लेनस दिखाई दिया कि ये कैंसर हो सकता है। और उनका कोई कॉज नहीं है भाई, बैड हैबिट्स नहीं, कुछ नहीं। फिर उनसे पूछा गया कि क्या कोई भी स्ट्रेस है इनको? बोले जी स्ट्रेस भी नहीं है, बच्चे 3-4 बच्चे हैं, कोई विदेश में सेटल है, सब कुछ है, मतलब किसी चीज़ की इनको कोई कमी नहीं थी। फिर लेकिन उस पर थोड़ा काम किया, आगे 3-4 बार पेशेंट आया, तो एक बार उनकी बेटी आई, तो फिर उनसे पहली बार बेटा आया था, फिर से उन्होंने पूछा कि जब हिस्ट्री ले रहे थे कि भाई पूछते हैं, क्योंकि भाई जब कुछ नहीं देखेगा तो पेशेंट का थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या है। हो जाता है कि कैसे हो रहा है। क्या होता है, हम भाई हैं, हम भी डॉक्टर्स, लेकिन होता क्या है कि डायग्नोसिस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर के लिए सबसे बड़ी चीज होती है डायग्नोसिस। अगर वो बीमारी को डायग्नोस नहीं कर पा रहा तो ट्रीटमेंट कैसे कर पाएगा? तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज मेडिकल टर्म्स में होता है कि आप बीमारी को डायग्नोस करें, तभी आप उसका ट्रीट कर सकते हैं। तो उससे अगली बार जब उनकी बेटी आई तो उनसे पूछा गया, तो उन्होंने बताया सर स्ट्रेस तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मम्मी एक सीरियल देखती है और वो सीरियल पिछले 8-10 साल से लगातार देख रही है। तो उनसे पूछा कौन सा सीरियल देखी? तो वो कोई सास बहू का सीरियल था। तो उसमें आंटी को टेंशन ये थी उस पेशेंट को कि ये देव मर जाएगा कल को, इसका पति मर जाएगा, इसका ये मर जाएगा। उन्होंने उस सीरियल का स्ट्रेस इतना ज्यादा ले लिया, वहां से उनको लाइकन प्लेनस हुआ। मतलब फैमिली से स्ट्रेस नहीं। हाँ, तो देखो थोड़ी फनी स्टोरी भी लग रही होगी, लेकिन स्ट्रेस उन्होंने उस सीरियल का लिया और जाके वो कन्वर्ट हुआ लाइकन प्लेनस। लेकिन लाइकन प्लेनस को जो है क्योर किया जा सकता है, वो जो है कि ट्रीटेबल है, शुरू में ही हो रहा है, लेकिन स्ट्रेस भी जो है वो कॉज हो सकता है आपके कैंसर। क्या बात, मतलब एक कहाँ से उन्होंने एक स्ट्रेस लिया और उससे कैंसर में कन्वर्ट हो गया। जो हमारे काफ़ी सेलिब्रिटी हैं या स्लैब्स हैं पूरा काफ़ी अच्छा ऐड करते हैं, मैंने देखा तंबाकू का। क्या उनका वो ऐड करना ठीक होता है? कहीं ना कहीं जो ऑडियंस होती है उन्हें देख के उस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, क्या वो सही है? नहीं, देखिए बिल्कुल गलत है। सेलिब्रिटीज़ जो हैं एक यूथ जो है उनका पूरा आइडियल मान लेते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, ऐड कर रहे हैं, कोई इलायची का ऐड कर रहा है, ठीक है, लेकिन बच्चे बड़े छोटे होते हैं, उनकी जो ब्रेन IQ है उस तरीके का नहीं होता है, तो बहुत जल्दी किया मैं इसको पसंद करता हूँ, मैं इस हीरो को पसंद करता हूँ, इस क्रिकेटर को पसंद करता हूँ, तो वो उनको कॉपी करने की कोशिश करता है। जी। तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि ये बहुत ही गलत चीज़ है। और मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, मैं आपको बताऊँ भारती जी, कि कोई सेलिब्रिटी थे तो वो कहीं बर्थडे मना रहे हैं जी, तो वो केक खिला रहा है, उन लोगों ने केक नहीं खाया। मतलब वो अपनी हेल्थ के लिए इतने ज्यादा सीरियस हैं कि उस तो मीठा सा नहीं खा रहे हैं, तो वो सोचो कि वो गुटखा क्या वो खाते होंगे, मतलब ही नहीं है। लेकिन जो यूथ है हमारा वो उसको कॉपी कर रहा है, और क्या हालत है आप देख सकते हैं, जो भी छोटे शहर हैं उनको कॉपी करके सारा गुटखा हो गया या अल्कोहल हो गया, ये चीजें करें। इस मामले में मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि मुझे क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद है, और आपको पता होगा सचिन तेंदुलकर जी जो हमारे हैं, जी, जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, बिल्कुल काफी उनकी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। सचिन एक वर्ल्ड कप खेल रहे थे 96-99 का, तो उन्होंने बिना बैट पे स्पॉन्सर होते हैं, तो बिना स्पॉन्सर के उन्होंने वो वर्ल्ड कप खेला, और उनको एक ब्लैंक चेक दे दिया गया था कि सचिन जी आप ये चेक भर लो और आप हमारा गुटखे का अल्कोहल का ऐड कर दो। तो सचिन ने बड़ी प्यारी बात बोली थी कि मैंने अपने फादर को एक प्रॉमिस किया है कि पापा मैं कभी भी कोई गलत चीज का ऐड नहीं करूंगा। आज तक आप सचिन को कभी देख भी नहीं सकते, इसलिए उनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। भाई है कि नहीं, कि एक पर्सनालिटी है, इवन की आज के टाइम पे इतने यंगस्टर आ गए, बट सचिन जैसा पॉपुलैरिटी आज भी लोगों के पास नहीं है। बिल्कुल। तो 96 में उनके बैट पे विल्स का स्पॉन्सर था, विल्स जो एक सिगरेट की कंपनी थी, तो सचिन ने पूरा वर्ल्ड कप जो है बिना स्पॉन्सरशिप के खेला। और तो ऐसे आइकन होने चाहिए भाई, जो लोगों को चीजें ऐसे लोगों को फॉलो भी करना चाहिए हमेशा। वही है कि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत तकड़ी है, इसी वजह से काफी लोग पसंद भी करते हैं उनको। मैं कहूँ ना, नया यूथ क्या पुराना यूथ भी सब लोग सचिन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए वो ग्रेट है कि भाई उन्होंने मना किया। ब्लैंक चेक करोड़ रुपया भर सकता था कोई भी आदमी, तो ये चीजें। तो डॉक्टर साहब एक मेरा पर्सनल अपना ही कि जो माउथ वॉश होता है उसे हमें डेली यूज करना चाहिए? हाँ, माउथ वॉश देखिए, ओरल हाइजीन के जो हैं कई सारे तरीके होते हैं जी, जो लोगों को नहीं पता है। भाई सबसे पहले ये कि 2 बार ब्रश करना चाहिए,
ओके। भाई सुबह और रात को। इसके और बारे में लोग तो सुना है। रात का सबसे ज्यादा जरूरी ब्रश है जो लोग नहीं करते हैं। हाँ, सुबह का ज्यादा हाँ कॉमन समझते हैं। भाई इसके पीछे क्या है कि रात में आपने खाना खाया, जी। खाने के फूड पार्टिकल्स आपके दांत पे इकट्ठा गए, वो वहां इकट्ठा होंगे, टार्टर बनेगा, कैविटी होगी। तो रात को आप सोने से पहले एक बार ब्रश जरूर करें। तो 2 बार ब्रश करना है। ऐसे ही माउथ वॉश की बात करते हैं तो माउथ वॉश भी रात में एक बार डेली हर किसी को यूज करना चाहिए। ओके। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि उसके कोई नुकसान है या कुछ भी है। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे माउथ वॉश आ गए हैं जिनमें आपको पानी मिलाने की जरूरत नहीं है, आप यूज कर सकते हैं, टेस्ट भी अच्छा है। इवन कि बच्चों के लिए अलग माउथ वॉश है, बड़ों के लिए अलग है, तो यूज करना चाहिए। बिल्कुल, तो सबको यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और 2 टाइम ब्रश करना तो सबसे ज़्यादा मस्ट है। तो डॉक्टर साहब, जैसे एक जनरल सारी जो मदर्स हैं, या मैं सबकी बात करूं पेरेंट्स की, तो उनको एक छोटे बच्चों में एक प्रॉब्लम होती है, छोटे या मैं बड़े की भी कहूं, उनके कैविटीज़ लग जाती है जिसे हम कीड़ा कहते हैं। तो वो कैसे लगता है, क्या उसका जो उसे हमें जड़ से हटा देना चाहिए या उसके ऊपर हमें कैपिंग करा लेनी चाहिए? हाँ, ये भी आपने आज के टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी सवाल पूछा है। बहुत से जो पेरेंट्स हैं उनमें एक बड़ी रहती है बच्चों के दांतों को लेके, वो उनके कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है आज के टाइम में जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे पास 3 साल से 15 ईयर्स या 18 ईयर्स तक का बच्चा सबसे ज़्यादा पेशेंट ओपीडी हमारी उनकी है। जी। इसके पीछे रीजंस आपको भी पता है कि जो फूड हैबिट जो हमने या आपने खाना खाया था, क्या बच्चे वो खा रहे हैं? नहीं। यानी कि मैंने तो फर्स्ट टाइम बर्गर पिज़्ज़ा 12th के कई साल बाद जो हमने इसको की भी कोई चीज़ होती है, तो जो हमारी फूड हैबिट्स है बच्चों की वो चेंज हो चुकी है। उसकी वजह से उनके दांत खराब हो रहे हैं। फूड हैबिट्स में सबको पता है चॉकलेट्स, जी सबको पता है, लेकिन जो नहीं पता है चॉकलेट से ज़्यादा, भाई चॉकलेट को मैं डिफाइन वो नहीं कर रहा हूँ कि चॉकलेट को हम करेंगे वो अच्छी चीज़ है, बट चॉकलेट के अलावा चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट्स और ड्रिंक, कोला ड्रिंक, ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। इनसे भी हो सकते हैं, इनसे हो रहे हैं दांत खराब ज्यादा। मतलब डॉक्टर, बाकी लोगों का तो एक ही होता है कि चॉकलेट्स से ये दांत खराब भाई वो बाकी क्या, अगर आप बच्चों वाले डॉक्टर के पास जा रहे हैं, देखिए हर एक का एक फील्ड है। मैं डेंटिस्ट्री के बारे में मुझे ज्यादा पता होगा। अब आपका बच्चा है, आपके बच्चे को फीवर आया या कुछ आया, आपने उससे, उन्होंने बोला कि नहीं आप बच्चे को चॉकलेट मत खिलाओ, उनको उतना ही पता है। बट ये मेरा फील्ड है तो मैं उनके फील्ड का मैं नहीं बता पाऊंगा, मेरे फील्ड का वो नहीं बता पाएंगे। तो चॉकलेट तो सबको पता है कि मीठा हो रहा है। इसके अलावा जो चिप्स कुरकुरे की मैंने बात करी, वो सबसे ज़्यादा बच्चों, और कोल्ड ड्रिंक सबसे ज़्यादा बच्चों को पूरा उसका पीएच एसिडिक होता है और वो जाके बच्चों को कैविटी करती है और वहाँ से बच्चों के दांत खराब होते हैं। तो जैसे आपने बताया कि चिप्स कुरकुरे या चॉकलेट ही मेन रीज़न नहीं है, बाकी चीज़ें भी हैं इसका। तो वैसे देखिए, पेरेंट्स को इस चीज़ का नहीं पता। जहाँ तक मैं भी एक पेरेंट, मैं भी एक मदर हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो मुझे भी नहीं पता था कि चिप्स कुरकुरे या इनसे भी कैविटीज हो सकती है। तो ये लोग जो पेरेंट्स हैं उनको कैसे बचाव कर सकते हैं अपने बच्चों का? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है भारती जी, आज के टाइम में बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, पहले कौन पॉडकास्ट के बारे में जानता है? बिल्कुल। तो क्या है कि जब चीज़ें चेंज हुई हैं तो एक ये परिवर्तन आया है कि जैसे ही बच्चा आपका 2 साल का हो जाए, 2 to 2.5 ईयर्स का, उसका पहला डेंटल चेकअप हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है कि जब बच्चा 2 साल का होगा उसके सारे दूध के दांत आ चुके होंगे। दूध के दांत आना कब शुरू होते हैं? जब बच्चा 6 महीने का होता है। तो 6 महीने पे आएंगे, बच्चों के दूध के दांत 10 ऊपर होते हैं, 10 नीचे होते हैं, 20 दांत होते हैं, और ये सारे 2 साल या 2.5 साल तक सारे बन जाएंगे। जी भाई, आपके बच्चे के 2.5 साल के दांत तो आ गए, क्या बच्चा खुद से ब्रश कर सकता है 2.5 साल का? नहीं कर सकता, लेकिन वो दूध तो पी रहा है। इवन कि अगर वो मदर फीडिंग भी कर रहा है तो भी दांत में कैविटी होती है, उसको भी केयर चाहिए। तो उसकी केयर कैसे होगी? उसकी केयर भाई आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो मदर को पता चलेगा कि ये चीजें हैं। तो मैम आपको बताऊं, फिंगर ब्रश आते हैं, अगर आपने ना सुना हो तो। नहीं सुना। हाँ, तो फिंगर ब्रश होता है, मदर को लेना है जब बच्चा 6 महीने का है, उसके दांत का, तो इस तरीके से गम्स पे करना होता है कि वो जो दूध है उसमें कार्ब्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो जाके कैविटी में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से उसमें क्या, पेरेंट्स का अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चे को तो पता ही नहीं है चीजें क्या है क्या नहीं। जी, बिल्कुल। तो यहाँ से कि आप जैसे ही बच्चा 2.5-3 साल का हो, पहला डेंटल चेकअप आज के टाइम पे तो यही मांग है कि आप अपने बच्चे को वहाँ दिखाएं। बिल्कुल, कराना भी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है 4-5 साल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों के टीथ। हाँ, क्योंकि आप ये देखो ना, हमारे घर में बच्चे हैं भाई, वो खा ही नहीं रहा, खाना खा ही नहीं रहा अपनी, या कुछ पेरेंट्स ने अपनी सहूलियत के लिए, मैं देखता हूँ कि आप ये वाले 6-7 साल के बच्चे मेरे क्लिनिक पे आते हैं कि बोतल से दूध पीता है।
बोतल से दूध पीना, आप गूगल करिएगा, नर्सिंग बोतल कैरीज एक बीमारी है, ये बोतल से दूध होने से बच्चों को कीड़े लगते हैं। और बोतल से दूध पीने की आइडियल एज हम तो कहते हैं कि 1-1.5 साल का बच्चा है, पेरेंट्स कहते हैं नहीं रोएगा, एक दिन रोएगा जी, आपको वो बर्दाश्त करना है, फिर आप जब उसको भूख लगेगी तो दूध पिएगा ही ना, उससे ग्लास से पी लेगा। तो बोतल का जो है ये दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये चीजें हैं कि हमने अपने सहूलियत के लिए रो नहीं रहा, मोबाइल दे दिया हाथ में, बोतल दे दी, तो वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं बच्चे की ओरल हेल्थ को खराब कर रहे हैं। तो जैसे अब मान लीजिए कैविटीज हो गई, एक दांत हम बच्चे का खराब हो गया, हम बड़ों का भी हो जाता है, तो उसे हमें वहाँ से जड़ से हटा देना चाहिए, या फिर वहाँ पे कैपिंग का मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, तो उसके बारे में कुछ प्रकाश डाला है? देखिए, जैसे बच्चों और बड़ों की बातें हो गई, दोनों की बात हम करेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि भाई सबसे पहले तो अगर बड़ों की हम बात करें, दांत में अगर कैविटी हुई तो दांत को हटाना सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, इसका जवाब मैं अपने पेशेंट को ऐसे देता हूँ कि पेशेंट मेरे से बोलता है डॉक्टर साहब कि मेरे दांत में कैविटी हो गई है, हमने बताया उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट। RCT क्या है कि हम आपके दांत को बचा दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें RCT करके फिर कैप भी लगता है, तो आपके दांत की बीमारी को ठीक कर दिया जाएगा और आपका दांत भी रहेगा आपके साथ। तो पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब खर्चा बहुत महंगा है। तो भाई सपोज करो कि अगर आपके उंगली में चोट लगेगी भारती जी, तो आप उसे बैंडेज लगाती हैं या उंगली काट देंगी? बैंडेज लगाएंगे। तो ऐसे ही दांत का भाई खराब हुआ है तो आपको उसको ठीक कराना है। पेशेंट आता नहीं निकाला तब जाएगा जब वो बचाने की स्थिति में ही ना हो। तो इसका जवाब तो होगी। अब बात करते हैं बच्चों की जी। बच्चों के लिए भी हम ये बोलते हैं पेरेंट्स को, पेरेंट्स आते हैं, आपने तो इतनी बातें कर भी ली, पेरेंट्स को समझ में नहीं आता जी कि भाई सबसे बड़ा जो एक कंफ्यूजन पेरेंट्स का है वो ये कहते हैं लोग दूध के दांत हैं, भाई तो दोबारा आएंगे तो इनमें हम इलाज क्यों कराएं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा, बच्चा क्या होता है, बच्चा तकलीफ बता नहीं सकता जी, ठीक है भाई 2.5 साल का बच्चा थोड़ी ना क्या मुझे दांत में दर्द हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो खाना खाना बंद कर देता है। ठीक है भाई, आपके बच्चे के इधर दांत में दर्द होगा तो वो इधर से खाना खा लेगा, इधर भी कैविटी होगी वो दोनों तरफ से खाना खाना, वो फिर सॉफ्ट चीज ढूंढेगा, सॉफ्ट। आज के टाइम में बर्गर वगैरह इसलिए भी होता है रीजन, ठीक है। तो भाई उसने बताया नहीं है, लेकिन अगर आपने डेंटल चेकअप कराया तो डेंटिस्ट इसको बताएगी इसके दांत में दिक्कत है, ट्रीटमेंट करा लो। तो एक चीज तो है, होता क्या है, उसने खाना खाना बंद किया, आप बच्चों वाले डॉक्टर के पास पहुंच गए कि हमारे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, खाना नहीं खा रहा, लेकिन उसने भी आपको मेन कॉज नहीं बताया। ठीक है, अब हो सकता है कोई अच्छे डॉक्टर तो बता देगा डेंटिस्ट को दिखा लो आप, ज्यादातर मैंने देखा कि वो भी नहीं बताते हैं, अपना मल्टीविटामिन खा लो, ये कर लो वो कर लो, तो वहां से बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाता है। तो इसलिए डेंटल चेकअप जरूरी हो गया। दूसरी चीज क्या है कि भाई अगर बच्चों के दांत इंपॉर्टेंट ना होते तो ऊपर वाले को देने ही नहीं चाहिए भाई, उसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट, नहीं तो सीधे पहली पक्के दांत देता ही नहीं था जी, बिल्कुल। ऊपर वाले ने क्यों दिए दूध के दांत? तो इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये है दूध के दांत का, मैं आपको बताऊं कि जब बच्चे के दूध के दांत से वो अच्छे से खाना चबा पा रहा है तो हमारे जो का पूरा इसका डेवलपमेंट बच्चों के दूध के दांत पे डिपेंड करता है। ओह, तो ये शायद मुझे लगता है किसी को इतना पता नहीं पता भाई, वो अच्छे से खाएगा। आप कभी अगर ऐसा हमारे पास तो पेशेंट आते हैं कि बच्चे का चेहरा तो ठीक डेवलप हो गया, जो डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमने जब उससे हिस्ट्री ली तो उन्होंने बताया कि बच्चे के हमारे दांत बहुत खराब रहते थे बचपन में, तो इसलिए उस दांत की, दूध के दांत की इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज्यादा है। तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं अवेयर नहीं है इसके बारे में, और उनका फूड हैबिट इस तरीके का हो गया। तो इसके 2 चीजें पेरेंट्स को करनी है, तो मैं कहना चाहूंगा कि भाई जैसे बच्चा 2.5 साल का हो आप डेंटल चेकअप एक कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है, मस्ट भी है, तो कराना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके एक चीज एक और रह गया, आपने बोला था कि कैप भी लगता है, कैप भी। तो जो RCT है बड़ों में तो हो रही है, आजकल रूट कैनाल ट्रीटमेंट बच्चों में ज्यादा हो रहा है। अभी हमारे क्लिनिक पे 3 साल की बच्ची आ रही है, ठीक है, उसके 10 टीथ ऊपर है, 10 नीचे हैं, सब में रूट कैनाल कर रहे हैं। अरे तो बच्चों में जो रूट कैनाल होता है उसको पल्पेक्टोमी कहा जाता है, ठीक है। नहीं तो बेचारी दर्द में रहती है, कभी यहाँ सूजन हो गई, कभी यहाँ सूजन हो गई, तो इसलिए उनके दांत की भी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा। ये मैंने भी फेस किया है क्योंकि आज मेरा भी बच्चा उसी एज में है। हाँ, तो फिर आपको भी पता होगा। जी जी जी, तो ये बहुत जरूरी है बच्चे के लिए, तो आपको अवेयर होना ही पड़ेगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 2.5 साल की उम्र में एक चेकअप करा लो, कुछ नहीं है, सिर्फ एक चेकअप कराना है जिससे आपको पता चल सके कि हमारे बच्चे की पोजीशन। हाँ, भाई डेंटल चेकअप हो रहा है, डॉक्टर सब जगह, भाई क्वालिफाइड डॉक्टर अब सब जगह है, ठीक है। आपसे 10-15 साल पहले आप बात करेंगे तो नहीं होते थे, बट अब जगह
किसी की फीस 300 हुई, किसी की 500 रुपीज में आपको एक कंसल्टेशन मिल रहा है, वो आपको बता सकता है कि ये चीजें हैं, ये नहीं। बिल्कुल बचाव किया जा सकता है बाद में, जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि भाई आप प्रिवेंट करो चीजों को तो आपको बाद में पैसा भी खर्च कम होगा और आप दिक्कत से भी बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब एक वही सारे लोग सुन ही रहे हैं, तो एक और उनका एक जनरल क्वेश्चन रहता है कि हमें अपने घर में कौन सा पेस्ट रखना चाहिए जिसे यूज करें और काफी प्रॉब्लम से बच सकें? जो पेस्ट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा ब्रश होना चाहिए। तो ब्रश के साथ क्या है कि जो ब्रिसल्स हैं हमारे, ये सॉफ्ट ब्रिसल्स का होना चाहिए, ठीक है। और इसका हैंडल जो है थोड़ा सा कि शॉर्ट हैंडल होना चाहिए, जिससे हम पकड़ के अच्छे से मूवमेंट कर सकें, ठीक है। तो वैसे मार्केट में अब हार्ड ब्रिसल्स तो नहीं आते हैं, फिर भी अल्ट्रा सॉफ्ट या सॉफ्ट हमें ध्यान देना है, ओके, ठीक है। इसके अलावा जो पेस्ट वाली बात हुई, इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी ब्रशिंग टेक्निक। वही सब, मतलब ब्रश करने का सही तरीका पता नहीं, भाई सही तरीका नहीं पता है लोगों को। मैं देखता हूँ कुछ पेशेंट आते हैं डॉक्टर साहब, या मैंने खुद देखा है कि ब्रश ले लिया, घर में कुछ और काम कर रहे हैं, जी जी जी, ठीक है। पर ब्रश का जो ब्रशिंग टाइम है वो 60 to 90 सेकेंड या 2 मिनट्स, ठीक है। सब जगह ब्रश पहुंच जाना चाहिए, जी जी जी। भाई आपने यहाँ ऐसे कर लिया एक बार, ऐसे कर लिया, आगे कर लिया, बस खत्म काम। और एक ही जगह अगर आप बार बार ब्रश को रगड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ब्रश जो दांत की जो परत है बाहर इनेमल, उसको आप घिस रहे हैं। ओके, मतलब लगातार एक जगह पे करने से। एक पेशेंट हमारे पास आते हैं इस तरीके की, डॉक्टर साहब उसको कोई कैविटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको सेंसिटिविटी होने लगी और उसने हमसे बताया कि डॉक्टर साहब मैं बहुत टाइटली ब्रश करता था, मतलब स्टीली, तो उसने अपना दांत का इनेमल घिस दिया, तो वहाँ से दांत की लेयर घिसी, उसको सेंसिटिविटी हुई, फिर वहाँ पे कैप लगाना या फीलिंग करना, एक ये ट्रीटमेंट की तरफ चला गया। तो कहीं ना कहीं मैं ब्रशिंग टेक्निक सही से बताऊं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है जिसकी आप इसमें देख रहे हैं दांत, यहाँ ये जो हमारा नीचे के जो दांत होते हैं यहाँ पे, इस जगह पे सबसे ज्यादा गंदगी इकट्ठा होती है। जी जी बिल्कुल होती है। इस गंदगी को जो होती है उसको टार्टर कहते हैं हमारी भाषा में, या कैलकुलस कहते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पे हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जिनसे हमारा सलाइवा निकलता है। तो जो वो सलाइवा निकलता है उसके साथ साथ एक केमिकल प्रोड्यूस करती है टार्टर, तो वो धीरे धीरे यहाँ इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रश करना, इस तरीके से ब्रश करना चाहिए हर किसी को, ठीक है, नीचे खासकर, ठीक है। तो ये कुछ ब्रशिंग टेक्निक, मतलब जो येलोइश सी परत जो बनती है, हाँ, जो येलोइश सी परत है उसी को टार्टर कहते हैं, तो वो इकट्ठा हो जाता है, खासकर नीचे वाले दांतों पे होगा। तो डॉक्टर साहब फिर जैसे आपने हमें ब्रश करने का एक तरीका बताया, तो हमें और किस तरीके से करना चाहिए? अगर मैं पहले के ज़माने की बात करूं तो लोग ना नीम की जो दातून होती थी उसका यूज़ करते थे, या जामुन की दातून का। हाँ, पहले बहुत अच्छे खासे दांत रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, ना कोई कैविटी थी। तो क्या वो तरीका ज़्यादा अच्छा था या अब प्रॉब्लम्स आ रही हैं? देखिए एक्चुअली क्या है कि जब पहले की बात हम करते हैं तो तरीका उस टाइम पे वो अच्छा था, बट आज के टाइम पे अच्छा नहीं है। रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि पहले का जो फूड हैबिट्स था वो ये सब नहीं था। भाई पहले के जो लोग खाना खा रहे थे सिर्फ घर का ही खाना खाते थे। भाई कोल्ड ड्रिंक कब आया, पिज्जा बर्गर कब आया? तो ये जो स्टिकी फूड है वो दांत पे इकट्ठा होते हैं, जिसमें आपका दांतों उसको हटा नहीं सकता है, ठीक है। तो पहले के जमाने में लोग थे, इवन की उस दांतों से पहले जब भी कोई खाना खाता था, आपने देखा होगा बुजुर्ग लोगों को बहुत देर तक कुल्ला करते थे, उंगली से ही कर लेते थे, उंगली से ही करते थे। भाई 2-3 मिनट तक देखते थे वो करे जा रहे। तो सारी भाई मेन क्या है, खाना खाया वो फूड पार्टिकल सारे दांत पे नहीं रहने चाहिए, थोड़ा बहुत फिर दांतों से हट गया। लेकिन आज के टाइम पे दांतों का रोल नहीं है, आपको ब्रश अल्ट्रा सॉफ्ट लेना चाहिए और बस आप उससे ब्रशिंग करें, क्योंकि फूड हैबिट्स बहुत चेंज हो गया है। और दूसरा ये है कि भाई पहले जमाने की तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अब हम कंपैरिजन उनसे क्या करेंगे। आज हम लोग यहाँ रह रहे हैं कि मैं अगर आपके पास तक आया हूँ तो मैं कार से आया हूँ, 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर होगा, पहले लोग पैदल चला करते थे। कुछ चीज़ें बदली, डेवलपमेंट हुआ, तो कुछ चीज़ें आपको भाई बीमारियां भी मिली, फूड हैबिट्स चेंज हुआ है। तो इसलिए ब्रश आप करें अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश का ध्यान रखें, ब्रशिंग टेक्निक आपको पता होना चाहिए, पेस्ट के पीछे नहीं भागना है। एक सवाल आपका पेस्ट वाला और रह गया है जी। तो मैं अपने पेशेंट को ये बोलता हूँ कि पेस्ट आप कोई भी कर लो, बट जो सेंसिटिविटी वाले पेस्ट हैं, आप भी शायद अभी मैं बोलूँगा सुन के शॉक होंगी, उन पेस्ट को हमें कम यूज करना चाहिए। टीवी पे ऐड आते हैं सेंसोडाइन, ये सब हर किसी के घर में रखा हुआ है। बिल्कुल, सेंसोडाइन इज नॉट ए रेगुलर टूथपेस्ट, ठीक है, पर लोग मस्त मैं देखो तो वही ज्यादा घर में मिलता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि पेशेंट मेरे पास आया, डॉक्टर साहब मुझे सेंसिटिविटी होती है, ठीक है, बट उसको पेन नहीं हुआ अभी, क्योंकि दांत के दर्द की ना कई स्टेजेस होती है। ओके, पहले हल्की फुल्की सेंसिटिविटी होगी, ठीक है, और वो अपने आप रुक भी जाएगा। कभी कभी पेशेंट को ऐसा होगा कि हल्का दर्द होगा, उसने पेन किलर खा ली, मेरे पास तो आया ही नहीं वो,
क्योंकि हमारे इंडिया में दर्द की दवाइयाँ मिलना बहुत आसान है, जो कि नहीं खानी चाहिए। पेन किलर्स इज नॉट फॉर सेफ, हमारी बॉडी के लिए सेफ ही नहीं है। लेकिन आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, दे देता है कोई, उसने हल्का फुल्का दर्द उसने रोक दिया। उसके बाद एक दिन ऐसा होगा कि पेशेंट रात को सो नहीं पाएगा। डेंटल पेन की खासियत ये है कि जिस दिन भी वो हाई लेवल पे होगा, आप रात में नहीं सो पाएंगे। उस दिन फिर वो डेंटिस्ट के पास आता है। उसी दिन आता है जब ज्यादा परेशानी होती है। तो भाई पेस्ट में क्या हुआ कि उसको सेंसिटिविटी हुई, और उसने किसी ने कह दिया कि यार सेंसोडाइन पेस्ट कर लो, टी पे ऐड आ गया, ठीक है, तो सेंसोडाइन लिया, उसने उसकी सेंसिटिविटी को रिलीफ दिया। उसने क्या सोचा कि डॉक्टर साहब ने मुझे 2000 रुपए का या 500 रुपए का खर्चा बताया, मेरा 100 रुपए में काम हो गया जी। तो उसने एक परसेप्शन बना लिया कि यार ये चीज गलत थी। वो पेस्ट लगातार करता रहा, लेकिन जब वो कुछ टाइम बाद और बड़ी समस्या लेके आया तो उसके 2 नुकसान हुए। उस टाइम पे उसका एक्सपेंस कम होना था, अब बढ़ गया, और वो फिर पेन में गिरा। तो जो हम कहते हैं कि जो सेंसोडाइन पेस्ट है या इस तरीके के और भी पेस्ट हैं, तो दीज आर मेडिकेटेड टूथपेस्ट जो आपके डेंटिस्ट ने आपको बताए कैसे, उसका भी एक तरीका है यूज करने का। भाई ऐसा नहीं कि आप उठा के लिए नॉर्मल ब्रश पे लगा लिया, ठीक है भाई, उसको लेना है, अप्लाई करना होता है, फिर कुछ 5-6 मिनट के लिए छोड़ना होता है। ओके, अच्छा, मतलब उसे लगाने के बाद छोड़ना पड़ता है, मसाज होनी चाहिए रात तक, फिर आपको ब्रश करना होता है। फिर वो डेंटिस्ट बताता है साहब 1-2 महीने आप इसको यूज करो, फिर अपने रेगुलर टूथपेस्ट पे जाओ। तो मैं पेशेंट को जो भी हमारे हैं कि पेस्ट ऐसा कुछ नहीं होता है, बस जो नहीं करना है वो बता देता हूँ कि भाई ये नहीं करना है। इसके सेंसोडाइन के 1-2 बहन भाई भी है मार्केट में, सेंसोडेंट KF या और भी नाम से आते हैं। तो अगर आपके डेंटिस्ट ने आपको रिकमेंड किया है तो आप उसको कराएं, नहीं तो आप पेस्ट इसके अलावा जो आपको अच्छा लगता हो, आयुर्वेदिक आ गए हैं या जो भी है वो आप कर सकते हैं, बस ये नहीं करते। जैसे अगर आयुर्वेदिक की बात ही आई है तो एक पेस्ट है, मैं पतंजलि के नाम से, तो मेरी एक फ्रेंड ने किया था, शायद वही देख भी रही होगी तो शायद समझ पाएगी कि उसके टीथ खराब कर दिए थे। ऐसा क्यों हुआ? देखिए एक्चुअली पतंजलि बहुत बड़ा ब्रांड है, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे, लेकिन पर्सनली मुझे वो पेस्ट अच्छा नहीं लगता। लेकिन पेस्ट में क्या होता है, देखिए हम पेस्ट भी लेके आए हैं। जो पेस्ट है उसमें जो उसका पार्टिकल होता है, जो पेस्ट है तो इसमें जो इसका पार्टिकल्स होते हैं ये थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो जिस पेस्ट का आपने जिक्र किया उनके पार्टिकल साइज थोड़ा सा बड़ा था। मतलब मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद वो पेस्ट, इवन के पेशेंट आते हैं हिस्ट्री देते हैं, तो जो पेस्ट में पार्टिकल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, तो आयुर्वेद में ऐसा नहीं कि चीज़ें अच्छी नहीं बन सकती हैं, बट नहीं, आयुर्वेद सबसे पहले है, मैं भी इस चीज़ के लिए मानती हूँ, पर कहते हैं हर चीज़ की अति थोड़ी सी कमी होनी चाहिए, फिर नुकसान ही देती है। तो यही चीज़ें हैं, बाकी मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है, और पेशेंट भी कई लोगों ने बोला, बट हम ने पेशेंट की चॉइस पे छोड़ रखा है। अगर उसको लगता है कि भाई ठीक है, इवन की एक बात बताइए ना, पेस्ट आप कभी भी देखते हैं कोई भी चीज़, कोई ये कह के बेच रहा है कोई चीज़ कि इस पेस्ट से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी जी। मैं आपको डेंटिस्ट्री का एक बिल्कुल सच बताना चाहूँगा कि बिना डेंटिस्ट के चीज़ें क्योर नहीं हो सकती। एक बार बताइए, आपके दांत में एक गड्ढा हो गया है, जो भगवान ने दांत नेचुरली बनाया था, उसको आप कैसे फिलअप कर सकते हैं? ऐसे कोई प्रोसेस ही नहीं है कि आपका दांत दोबारा बन जाए, नहीं बन सकता। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें हैं, तो डेंटिस्ट के पास आपको जाना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे मुझे भी आज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है जिनकी मुझे नॉलेज ही नहीं थी। तो जैसे सर, एक मैंने फ्लोसिंग बर्ड्स बहुत सुना है। अगर मैं डॉक्टर साहब के पास गई थी तो उनका था कि आपको फ्लोसिंग डेली करके सोना चाहिए। ये है क्या चीज़? हाँ, देखिए जैसे कि हमने ओरल हाइजीन के तरीके बताए कि दांत सफाई करने के 2 बार ब्रश हो गया, माउथ वॉश हो गया। डेंटल फ्लोसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक फ्लोस आता है, ठीक है, हम लेके आए हैं ये। हाँ, ये जिससे सब लोग देख सकें, इस तरीके के फ्लॉस मार्केट में आता है, एक धागा सा होता है जी। तो इसको क्या होता है, लेना होता है और दांतों के बीच में इसको यूज करना होता है, बट ये लोगों को यूज करना नहीं आता है। हाँ। मोस्टली क्या है कि ये जो धागा है ये हमें बहुत लंबा लेना होता है, 18 to 20 सेंटीमीटर का, ठीक है, और ये लेके जो हमारी मिडिल फिंगर होती है उस पर इसको ऐसे लेना होता है जी, टाइटली, ठीक है, और फिर दांत के बीच में इस तरीके से घुमाना होता है, ठीक है। जैसे अब दांत के अंदर की जो गंदगी वो निकल भाई, दांत के बीच में और मसूड़े के बीच में जो गंदगी है वो आपका ब्रश नहीं हटा पा रहा है, कुछ रह रहा है, उसको ये हटाएगा। तो रात में एक बार हर किसी को फ्लॉस करना चाहिए, बट गलती इसमें क्या करते हैं कि लोग छोटा धागा ले लेते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है। ये धागा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। छोटा होने पे क्या होगा कि वो आपके लग जाएगा, तो ब्लीडिंग, पेशेंट बोलता है उसका फ्लॉस करने मुझे ब्लीडिंग होने लगेगी। तो इसका ये तरीका है कि इसको लंबा लेना है। इसके अलावा मार्केट में एक दो चीजें और हैं जो आती हैं, एक ये प्रोक्सा ब्रश के नाम से ब्रश आता है,
ओके। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनके दांत में ज्यादा गैप होता है, तो इसका काम ये होता है कि जो गंदगी ये सब चीजें नहीं कर पा रहा है, माउथ वॉश भी हो गया, फ्लॉस भी हो गया, उसके बाद ये ब्रश लेना होता है दांत के बीच में जहाँ गैप होता है, ये इस तरीके से इनको घुसाना होता है यहाँ। तो इस पे जो कुछ भी खाना होगा वो इस पे आ जाएगा, यहाँ आ गया, इसको साफ करके फिर से रख लिया। तो ये कुछ तरीके हैं जो आप ओरल हाइजीन अपनी अच्छी कर सकते हैं। ब्रश हो गया, माउथ वॉश हो गया, प्रोक्सा ब्रश, तो दीज आर द टाइप्स। आपके दांत हेल्दी रहेंगे और अच्छे रहेंगे, जो भी गंदगी है वो निकल ही जाती है। जैसे सर, जैसे आपने बता ही दिया है कि जो हमारा ब्रश करने का जो एक टाइम है वो कितना रखना चाहिए? हाँ, ब्रश करने का टाइम 1.5 से 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। 1.5 से 2 मिनट। हाँ, बस अपना एक चीज 4 पार्ट में बांट दो दांत को, 30 से 30 सेकंड राइट साइड, 30 सेकंड यहाँ, 30 सेकंड यहाँ, 30 सेकंड यहाँ, बात कर। तो सर जैसे अब अगर मैं ओरल हेल्थ की बात करूं, तो क्या ये हमारी जो हार्ट की जो हेल्थ है या डायबिटीज़ पे भी अटैक कर सकती है? हाँ, देखिए डायबिटीज़, बीपी जो है, ये पूरा रिसर्च हुआ है इस पर। अगर आपका ओरल हेल्थ अच्छा नहीं है तो आप डायबिटीज़ की तरफ जा सकते हैं, बीपी के पेशेंट हो सकते हैं, ठीक है। इवन कि कई पेशेंट को, हमारे पास पेशेंट है उसको पता ही नहीं कि डायबिटीज़ है, और हमने जब उनका चेकअप किया तो मसूड़ों में एक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग है या कुछ है, तो पेशेंट का हमने टेस्ट कराया तो डायबिटिक पेशेंट रहा। इवन कि लंग्स, सपोज करें कि जो हमारा ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है तो बैक्टीरिया लंग्स के थ्रू गया, हार्ट तक गया और कार्डियक प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो अपने दांत, अगर लोग लेकिन इसको गलत तरीके से कोरिलेट कर लेते हैं, भाई आपके दांत खराब थे तो आपको और दिक्कतें हों, समझ रहे हैं? तो अपने दांतों का स्वस्थ रहना बड़ा जरूरी है। अगर आपको अपनी पूरी हेल्थ को अच्छा करना है, ठीक है, लेकिन हम दांतों पे सबसे बाद में आते हैं। पेशेंट हमारे पास क्या होता है कि सब जगह घूम के वो आता है फिर कि यार अब बताओ क्या करना है। वही तो मतलब कहते हैं ना, दांतों का इतना ध्यान नहीं रखते, फेस का, आंखों का, हेयर का, ड्रेसिंग सेंस, सब पर ध्यान दिया जाता है। मेरे क्लिनिक के 10 बराबर में बड़ा अच्छा एक सैलून है, मैं वहाँ देखता हूँ 15,000 20,000 लोग कॉस्मेटिक में खर्च कर रहे हैं, ठीक है। और आप ये देखिए भारती जी की सबसे सुबह जब हम उठ रहे हैं तो हमारी शुरुआत किससे हो रही है? भाई खाना खा रहे हैं ना, बिल्कुल, दांत से हो रही है। उसको खिला कौन रहा है? दांत खिला रहा है। तो आप उसके लिए क्या केयर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। वही ना, जैसे भी आपने बताया डायबिटीज या हमारी हार्ट हेल्थ को भी काफी अटैक करता है एक तरीके से, अगर हमारी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है। बिल्कुल। तो शायद लोगों को इस चीज के बारे में पता भी नहीं होगा। वही थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं। इवन की अब आप जैसे लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड और भी जगह ऐसी चीजें, तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर, तो फिर ध्यान भी रखते हैं। भाई एक नई चीज़ पता चलती है। अब तो आजकल ये यूट्यूबर भाई जमाना है, तो आदमी देखता है कि अच्छा मेरे साथ तो ऐसा है, लगता है हमारी कोई लाइन देखेगा उसको लेकर ऐसा, तो अपने डेंटिस्ट को जाकर दिखाएगा। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें भाई है कि कहीं ना कहीं हम शायद जो भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हो, जो कनेक्ट कर पाएँ और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। तो सर वैसे ही एक ऐड और आता है वाइटनिंग पेस्ट का, तो आपने भी देखा हो कि उसे यूज करना ठीक रहता है या उसे अपनी डेली की आदत में लेके आना चाहिए? नहीं, देखिए टीथ वाइटनिंग का ऐसा कोई पेस्ट नहीं आता है। हर किसी के दांत का जो कलर है वो नेचुरल होता है। आपके हल्के से वाइट हैं, मेरे वैसे हैं, सबका एक अलग है। तो किसी के ज्यादा ही अगर डिसकलर्ड है, उसको वो अपना कॉन्फिडेंट स्माइल नहीं ले पा रहा है, तो उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो क्या ये हो सकते हैं? हाँ, टीथ वाइटनिंग होता है लेकिन पेस्ट से नहीं होता है। ओके, पूरा उसका एक ट्रीटमेंट होता है। उसके लिए केमिकल्स आते हैं, उसके बाद डेंटिस्ट के पास आपको जाना पड़ता है, कुछ केमिकल्स होते हैं, टीथ ब्लीचिंग होती है। बट जो पेस्ट इस नाम से बिक रहे हैं मार्केट में, उनका कोई रोल नहीं है कि टीथ वाइटनिंग आपकी हो जाएगी। ओके, तो मतलब वो सब एक तरीके से ब्रांडिंग है। हाँ, सब ब्रांडिंग है, चीज़ों को ब्रांड किया जा रहा है। ओके, तो जैसे अभी आपने बताया सबके अपने टीथ का एक अलग कलर होता है, तो किस किस तरीके के मतलब हाँ देखिए, जैसे कि आपका है थोड़ा सा, तो आपका हल्का सा येलोइश है। अगर आप इसमें कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप, बाकी मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है, बट थोड़ा सा आपका दांत का अलाइनमेंट थोड़ा सा अलग है जी। हल्के से दांत आपको हल्के से आगे की तरफ है, ठीक है, तो इसको हम ठीक कर सकते थे। ब्रेसेस लगते हैं आजकल, तो आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट आ गए हैं, हाँ, तो इनविजिलाइन, ये सब चीजें आ गई हैं, तो वो है। बाकी जो नेचुरल कलर है आइडियल, जैसे आपका है, मेरा, तो ये थोड़ा सा कॉमन है, ठीक है। इस पे और पीलापन नहीं आना चाहिए। वो पीलापन आ रहा है तो दांत पे, जैसे हमने डिस्कस किया, टार्टर इकट्ठा हो रहा है, टार्टर, उसको आपका ब्रश नहीं हटा पाएगा जी। अब जितनी सारी चीजें हमने बात करी, ब्रश हो गया, माउथ वॉश हो गया, डेंटल फ्लॉस हो गया, इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो रहा है जी, जो हर किसी को करानी है 10 से 12 महीने में, उसको कहते हैं स्केलिंग। हर किसी को कराना है, 12 साल बच्चे को भी चाहिए वैसे तो, नहीं बड़ा कोई भी है तो स्केलिंग वाला दांतों की सफाई।
हाँ इसको लेके एक बहुत बड़ा मिथ है हमारी सोसाइटी में, जी। ठीक है, कि दांत साफ हम कराएंगे दांत कमजोर हो जाते हैं। हो सकता है आप ये सवाल पूछने वाली बट मैं पहले बता रहा हूं, हाँ ठीक है? नहीं मतलब ये तो मेरा भी क्वेश्चन था हाँ, कि दांत सफाई करने से क्या वो कमजोर हो नहीं जाते बिल्कुल हैं? नहीं होते हैं। तो हर 10-12 महीने में हर किसी को, तो जो हमने अभी बात करी थी कि एक डेंटल चेकअप होना चाहिए, जी। तो ये काइंड ऑफ डेंटल चेकअप भी हो गया आपका। आप गए भाई, आपने 1000-2000 रुपए, भाई एक साल में आप इतना तो कर सकते हैं ना। 6 महीने में हर आदमी अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करा रहा है, 10,000 रुपए अपनी गाड़ी की सर्विस। तो ऐसे दांत की भी सर्विसिंग होती है, स्केलिंग है दांत की सर्विसिंग। ओके। तो ये हर किसी को अपना 10 महीने 12 महीने में एक बार करा लो। हाँ, किसी की फूड हैबिट्स इतनी खतरनाक है, टाइप्स ऑफ फूड सबका अलग अलग हो सकता है। जी जी। कोई बैड हैबिट्स वाला तो उसको ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा, बिल्कुल होना पड़ेगा, ये चीजें हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब मैंने जनरली बहुत सारे, कई भी हम किसी से मिलते हैं तो एक स्मेल सी आती है मुंह से, हाँ, तो क्या उसमें दांतों में कोई प्रॉब्लम है उसकी स्मेल होती है या पेट में कोई प्रॉब्लम होती है उसकी स्मेल? बैड ब्रीथ जो है, बैड ब्रीथ के 2 रीजंस होते हैं जी। एक तो अगर आपका ओरल हाइजीन अच्छा नहीं है तो ये कहलाता है हेलिटोसिस, ठीक है भाई। बहुत सारे पेशेंट ऐसे गंदगी बहुत इकट्ठा हो गई है, तो वो है टार्टर है, तो वो उसकी वजह से आपको बैड ब्रीथ आएगी जी। और बैड ब्रीथ की खासियत ये है, इट्स लाइक परफ्यूम, आपको नहीं आएगी, सामने वाला बताएगा, सामने वाले आपको नहीं। आप अगर ऐसे करें तो एक बार को फील होगा, जी। बट वो सामने वाला बोलेगा किसी दिन या तो आपके मुंह से बदबू आ रही है। जी जी तो जी। एक रीजन तो हो गया कि इसका ओरल हेल्थ आपकी कहीं ना कहीं खराब है अपने डेंटिस्ट से में। दूसरा इसका एक रीजन गट हेल्थ से भी होता है, भाई कहीं ना कहीं आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो आप बैड ब्रीथ की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 रीजंस हैं बैड ब्रीथ के। तो डॉक्टर साहब जो हमारा टीथ में अगर पेन होता है तो ये क्या है, हमारे कान, गर्दन या फिर हमारे शोल्डर्स में भी इसका पेन आ सकता है क्या? हाँ देखिए, मैंने अभी पेन की पहले बात की थी, तो पेन जब डेंटल पेन जब अपने हाई लेवल पे होगा, मैंने जैसे बताया कि रात में मोस्टली होता है, जी जी जी। पेशेंट रात में सो नहीं पाता। उससे पहले क्या होता है कि जब डेंटल पेन दांत की वजह से कान में, सर में, आँख में और नीचे नेक में भी जा सकता है। ये तब होता है जब बहुत लापरवाही होती है पेशेंट की तरफ से, कि वो दांत में प्रॉब्लम उसको पता है लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, या कहीं उसको पहले कभी दर्द हुआ 1 साल पहले उसने पेन किलर खा लिया, पेन किलर ने क्या किया कि उस दर्द को दबा दिया, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन खत्म नहीं किया, जो रीजन था, जो कोज था। तो फिर उसमें क्या होता, पेन कान तक या सर में पहुंच जाता है, और हद तो तब हो जाती है पेशेंट को दांत में दर्द है वो पहले ENT के पास जाता है, और कुछ पेशेंट तो इतने स्मार्ट होते हैं या ये कहें ब्रेन का CT स्कैन तक कराते हैं। हुआ है मैं। हाँ, और जब वो हमारे पास आते हैं हमने कहा डेंटल प्रॉब्लम थी आपको, इस दांत की वजह से है। तो कहीं ना कहीं दांत की इंपॉर्टेंस लोगों में कम है, उसको इतना सीरियसली नहीं। इसका एक रीजन एक्चुअली क्या है भारती जी, जो मुझे लगता है पर्सनली कि ऐसा लोगों के साथ क्यों हो रहा है, भाई आपको दांत में दर्द हुआ जी, तो आपके दांत के दर्द की वजह से आपकी जान नहीं जा रही है, ठीक है। बट ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें कुछ हो जाए, बट बहुत कम है, हमारे इमरजेंसीज बहुत कम है, जी, जी। तो जब वो मर नहीं रहा है पेशेंट तो वो थोड़ा सा हल्के में ले लेता है। इवन कि सपोज करो मैं अगर यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे अभी कोई कार्डिक प्रॉब्लम आ जाए, जी जी जी, तो मुझे लगेगा या मेरी फैमिली को भी लगेगा कि डॉक्टर साहब भाई अब तो जाने वाले हैं, तो तुरंत तो आप उस टाइम कुछ नहीं सोचते हैं जी, आपने डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, उसने कहा इनका पेसमेकर लगेगा या सर्जरी होगी, एंजियोग्राफी होगी, आप तुरंत बिल्कुल सही बात है। तो क्योंकि आपको लगा कि यार लाइफ, डेंटल में लोगों को ये लगता है कि यार मर नहीं रहे हैं, तो इसलिए उसको थोड़ा सा, जो मुझे पर्सनली लगता है, मेरा अब तक नहीं, आपको नहीं, मुझे लगता है कि मैं भी आज काफ़ी चीज़ों से अवेयर हुई हूँ कि नहीं होते, उसे हम इतना ध्यान नहीं देते एज ए पेरेंट्स भी, और मैं खुद भी इतना ध्यान नहीं देती हूँ। और एक बड़ी अच्छी बात और मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मैंने पहले भी डिस्कशन किया कि कार्डियक प्रॉब्लम्स होनी, डायबिटीज, अगर आपके दांत अच्छे नहीं हैं तो आप डाइजेशन इशूज़ भी दांत की वजह से पैदा कर रहे हैं। जैसे क्या हुआ, जो है हमारे कॉलेज में एक लाइन लिखी हुई थी कि आंत के दांत नहीं होते, आंत के दांत नहीं होते तो अपने दांतों की केयर करिएगा। इसके पीछे क्या पॉइंट है कि सपोज करो अगर आपने, आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है कि अगर आपने अपने खाने को इतना चबा दिया कि वो लाइक लिक्विड हो गया जी, तो आपके इंटेस्टाइन को काम ही नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? खाना कब चबा पाएंगे आप, जब आपके दांत अच्छे होंगे। सही बात है। और बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं कि दांत ही नहीं, वो निगल रहे हैं खाना, तो आपने क्या किया, डाइजेशन इश्यूज गया, फिर आप पेट वाले डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि यार मुझे गैस बनती है, मुझे उतरे। इसका मेन रीजन है आपका सही से खाना ना चबा पाना। मैं बिल्कुल व्यूअर्स को ही बोलना चाहूँगा, खाने को आप ऐसे खाओ कि बिल्कुल पानी बन जाए और अपनी हेल्थ में चेंजेस देखिएगा। बिल्कुल।
उसके लिए क्या है, दांत का इकट्ठा, वो दांत का अच्छा होना बड़ा जरूरी है। सबसे जरूरी तो भैया कि जब तक दांत अच्छे नहीं होंगे तो चबाएंगे बस कैसे। इसी बात है। तो उसके लिए भी आपको अपना केयर करना पड़ेगा और बीच में डेंटिस्ट से मिलना पड़ेगा, ठीक है, और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि जब तक हमारी आंतों के दांत तो नहीं है तो दांतों से अच्छे चबा के उसे खाइए तो प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। तो हर एक आदत को, जैसे हमें खूबसूरत दिखना भी एक हमारी आदत है कि हम जब तक अपने आप को सिंपल सा लोशन है, क्रीम है यूज़ नहीं करेंगे तब तक हम घर से नहीं निकलते। वैसे ही टीथ की भी एक आदत बना लीजिए कि दोनों टाइम ब्रश करना टीथ की ज़रूरत है। जब टीथ की ज़रूरत है समझ लीजिए वो आपकी ही ज़रूरत है, तो उसकी हेल्थ अच्छी रखिए तो आपकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो डॉक्टर साहब जैसे अब हमारे व्यूअर्स हैं, ये आपका जो टॉपिक है बहुत बड़ा है, इतने में तो कवर नहीं हो सकता, फिर भी कुछ ऐसी बातें जो हमारे व्यूअर्स को आप कहना चाहते हैं कि इन चीज़ों का ध्यान रखिए जो भी, तो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। व्यूअर्स का तो ये है कि अब सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। मेन मोटिव हमारा ये है कि चीज़ें लोग अवेयर हो सकें जी, कि जो बेसिक चीज़ें उनको पता चल सके। तो मैं 2-3 बातें बोलना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ तो अपने दांत की वैल्यू समझिएगा, ठीक है जी, कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है कि 2 बार ब्रश करें, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, ठीक है, और अपने डेंटिस्ट को, जो भी आपको डेंटिस्ट हो, ठीक है, और क्वालिफाइड डेंटिस्ट पकड़िएगा। बाकी सब जगह हैं, अब काफ़ी पढ़ लिख के बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ जाके अपना डेंटल चेकअप कराओ 6 महीने 8 महीने में, और एक स्क्रीनिंग कराओ। ये प्रिवेंशन है, तो आप आगे बड़ी समस्या होने से बच जाएंगे। भाई पेशेंट का मोस्टली सवाल ये रहता है कि बहुत महंगी है डेंटिस्ट की, ठीक है, लेकिन अगर आप टाइम से पहुंच रहे हैं तो महंगी नहीं है। भाई शुरू में आते हैं तो हल्का फुल्का आपको खर्चा होगा, लेकिन जब आप बीमारी को बढ़ाते चले जाएंगे तो फिर वो बढ़ता चला। हाँ वही है, मोटा खर्चा तो होना ही है फिर हर तो चीज़ का। सबसे बेस्ट यही है व्यूअर्स के लिए कि अपना डेंटल चेकअप कराते रहें और रेगुलर डेंटिस्ट से मिलते रहें। बिल्कुल, तो सर को अगर कोई भी जैसे अभी हमारा पॉडकास्ट आ ही रहा है, आप लोग देख रहे हैं, सब कुछ आपने देखा, फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो स्क्रीन पर सर का नंबर आ रहा है, तो सर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए। अगर कोई भी आपका ऐसा है कि नहीं मुझे कमेंट में ही पूछना है, तो आप कमेंट में भी अपने सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, और अपने कमेंट उसमें करिए और पूछिए जो भी आपकी क्वेरी है, अच्छी है बुरी है, कोई आदत आपको नहीं समझ में आ रही है, कुछ चेंज करना चाहते हैं, वो आप पूछ सकते हैं। बाकी का पूरी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर साहब की मिल जाएगी, और डॉक्टर साहब का नंबर आपको स्क्रीन पर मिल ही रहा है, तो आप जाके सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो सर ने कहा है आप जहाँ पे हो अपने डेंटल से जाके मिलिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तो सबसे पहले तो इस पॉडकास्ट को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, कोई खर्चा नहीं आता, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम बहुत ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेके आते हैं जहाँ हो सकता है वो आपके क्वेश्चन हो। आज ही सोच रहे हो कि अगर मुझे इसके बारे में जानना था, वहाँ देखिए हमारा पॉडकास्ट आ गया और उसके बारे में आपको जानकारी मिल गई। और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इस पॉडकास्ट को शेयर कर दीजिए। हो सकता है कि ये आपकी ज़रूरत नहीं, हो सकता है सामने वाले की ज़रूरत हो, तो उनकी ये आपकी तरफ से एक हेल्प हो जाएगी। बाकी मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे।